तो अब देखें, अब बताएं कि वो कौन सी चीज है जिसमें कमी हुई है। व्हीकल ओनरशिप है। हाँ, रिड्यूस यानी ड्रॉप, कमी होना, किसमें? व्हीकल ओनरशिप में। तो अब व्हीकल ओनरशिप का लफ्ज यहां पे आ गया। चलो दो वर्ड्स हैं इसमें, रिडक्शन हो गई है, कमी हो गई है। तो क्या हम ये दोनों वर्ड्स लिख सकते हैं? जाके देखेंगे। व्हीकल ओनरशिप ग्रामेटिकली सही होना चाहिए। अब इन्होंने ऑलरेडी कहा है ऑफ कार्स, तो व्हीकल्स की जगह पे आ गया कार्स, तो हम क्या लिखेंगे? ओनरशिप। ओनरशिप। जी हाँ, बस इतनी सी बात है, बहुत इजी है। अगला क्वेश्चन पढ़ें। अगला पढ़ें, कोई एक पढ़े जरा ऊंची आवाज में। However, this would mean that the yearly dash of each car would on average be twice as high as it currently is. तो however this would mean that the yearly dash of each car would on average be twice होगी, यानी डबल होगी। ईयरली के लिए एनुअल, एनुअली, पर एनम, इस तरह के लफ्ज हो सकते हैं, या उस तरह का कोई और भी वर्ड आ सकता है। और ट्वाइस यानी डबल होगा। दिस वुड मीन द ईयरली डैश ऑफ ईच कार वुड, कार की कौन सी चीज बढ़ेगी, कौन सी चीज डबल होगी, किसकी? कार की, ये देखना है बस। तो डबल होना है किसी चीज ने, वहीं पे जाएंगे जहां पे आंसर ढूंढा था, वहीं से आगे देखेंगे। अभी हमने आंसर यहां से लिया था, तो इसी से आगे देखें। माइलेज सर। हाँ जी, एनुअल का Mileage. लफ्ज आ गया उन्होंने ईयरली की जगह, और माइलेज का वर्ड है कि माइलेज जो है वो डबल होगा। फिर डबल भी हो गया। सो आंसर है डबल भी इसी में है। सो माइलेज आंसर है हमारा। चलें जी, बहुत ही इजी काम है समरी का, ये हो गया। अभी हमें पता चलता जा रहा है कि भाई क्या क्या चीजें कहां कहां पे आ रही हैं। कुछ और क्वेश्चंस करके आएंगे। अच्छा, अब यहां पे देखिए, ये भी इस किस्म के क्वेश्चंस भी बहरहाल एक लेवल पे रैंडम समझें इनको, लेकिन ये होगा कि आमतौर पे इस किस्म के आंसर्स एक ही पैराग्राफ में होते हैं जब इस तरह से पूछे जाएं, यानी कि दो लेटर्स को सिलेक्ट करना हो। एक ही पैराग्राफ हो सकता है। तो सवाल है, विच टू बेनिफिट्स ऑफ ऑटोमेटेड व्हीकल्स डज द राइटर मेंशन। अब हम जाके सिर्फ ये ढूंढेंगे कि बेनिफिट्स जो हैं, यानी दो बेनिफिट्स उसने कहीं पे बताए हैं, तो हम जाके देखेंगे कि भाई वो बेनिफिट्स हैं किधर, किस पैराग्राफ में हैं। अभी हमने थोड़ी देर पहले कुछ आंसर्स देखे भी हैं, मुमकिन है कि वहाँ पे ही कुछ उस तरह की इंफॉर्मेशन हमें मिल जाए। लेकिन एक आइडिया ये है कि अगर आपको टॉपिक सेंटेंस याद हो, उसका जो कॉन्सेप्ट, टॉपिक सेंटेंस का कॉन्सेप्ट ये था कि पहला सेंटेंस जो है वो मेन आइडिया होता है। अगर पहला सेंटेंस ना भी हुआ तो उस एग्जैक्ट Yes, आइडिया sir. ना भी हो तो सम हिंट जो है वो, थोड़ी सी हिंट हमें मिल सकती है। अब मसला ये है Yes. कि हमने स्कीमिंग तो की नहीं है, तो हम जाके पहले सेंटेंस को बस देख लेंगे, देखते हैं कि कहीं पे ऑटोमेटेड व्हीकल्स के बेनिफिट्स के हवाले से कोई हिंट कहीं से मिल रही कि नहीं मिल रही। शुरू से देखेंगे दोबारा हर पैराग्राफ को। ऑटोमेटेड व्हीकल्स के दो बेनिफिट्स हमने ढूंढने हैं। शुरू से आते हैं, पहले पैराग्राफ की पहली लाइन को पढ़ें, और एक्चुअली इस लाइन को भी पढ़ें, इस लाइन को भी पढ़ें, और इन दोनों में देखें कि कहीं पे बेनिफिट है कोई। सर ए में है बेनिफिट्स। सर कौन फर्स्ट कौन वाले से में हैं? है ना। क्या क्या है? सर एक तो कॉस्ट सेविंग्स है। जी जी जी, पढ़ें पढ़ें, वो लाइन पढ़ें। एक कॉस्ट सेविंग है, रिलायबिलिटी, इंप्रूवमेंट इन रिलायबिलिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ mass production, vehicle mass production. ये Cost saving, मेरा ख्याल है improvement, reliability.
यहाँ से आप पढ़ें, द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रोबोटिक कार मैन्युफैक्चरिंग और लेड टू सिग्निफिकेंट सेविंग्स। अच्छा, ये माजी का किस्सा है ना, यानी Okay. यहाँ पे उस तरह से देखें कि मतलब करंट सिचुएशन के बारे में पूछा गया है कि राइटर के ख्याल में क्या फायदे हैं, जो माजी की कहानी है उसको छोड़ें कि करंटली क्या सिचुएशंस हैं या और क्या फायदे हो सकते हैं, तो उस हवाले से हमने देखना है। तो अगर इनको चलें 1 मिनट के लिए, यहाँ पे जो आपने बेनिफिट्स नोट किए कौन कौन से हैं? नंबर 1 रिलायबिलिटी, नंबर 2 फ्लेक्सिबिलिटी। अब इन रिलायबिलिटी और फ्लेक्सिबिलिटी को एक नज़र के लिए आएँ और देखें कि क्या आपके ऑप्शंस के साथ मैच कर रहे हैं। अगर इनमें से कोई एक भी मैच हो रहा है तो मुझे बताएं, अगर नहीं हो रहा तो हम आगे और देखेंगे। सर ए नहीं हो रहा। कॉस्ट सेविंग्स है इसमें। कॉस्ट इसमें था। सेविंग्स का जो लगा, कार ट्रेवलर्स कुड एंजॉय कंसिडरेबल कॉस्ट सेविंग्स। अब इसको जरा कंपेयर करें अपने लाइन के साथ। The improvement of robotic camera from the line onward led to significant cost savings and improvements in the reliability। अब देखें ये टेंस यहाँ पे यूज हो रहा है कौन सा? पास्ट टेंस का, और आपका जो क्वेश्चन है वो पास्ट टेंस में नहीं है। ये उसका जो ऑप्शन भी है वो भी एक्चुअली कह रहा है कि ये मुस्तकबिल में ऐसा होने का चांस है। अगर ये पास्ट होता तो यहाँ पे होता कि कुड हैव एंजॉयड, वो उस टेंस में होता। यानी ग्रामर समझ रहे हैं ना इसकी? यस सर। तो अब ये माजी नहीं है, इसलिए हम इसको अपने आंसर के तौर पे नहीं लेंगे। तो ये होना चाहिए प्रेजेंट में या फ्यूचर में, ये उस सिचुएशन के लिए होना चाहिए। तो इसलिए ये कॉस्ट वाला आंसर सही नहीं होगा। ये एक्सप्लेनेशन समझ आ रही है या वैसे ही मतलब हाँ में हाँ मिला रहे हो? सर आ रही है। अच्छा अच्छा, आप लोगों का रिस्पांस जो है ना उसके हिसाब से मैं गेस करने की कोशिश करता हूँ कि आपके कितने जहन में बात बैठ रही है। तो ये इसका आंसर इसलिए नहीं है। और यहाँ पे जितने भी चीजें हैं ये सारे के सारे इस टेंस की वजह से पास्ट का हिस्सा हो गई हैं। तो यहाँ पे एक भी ऑप्शन उस तरह का नहीं है जो पास्ट का हो और उसके साथ मैच कर रहा हो। इट वुड बी इजियर फ्यूचर के लिए है, खुड एंजॉय फ्यूचर के लिए है, पॉसिबिलिटी है, कुड स्पेंड, कुड ट्रेवल, वुड मीन, ये सारी फ्यूचर की सर ये पॉसिबिलिटीज सारे है। ही फ्यूचर है। तो इसका मतलब यही है कि ये कहानी माजी की है, इसलिए ये आंसर नहीं है। तो आगे देखना पड़ेगा। अगले में देख लें, कुछ है बी और सी में देखें। ये लाइन देखें, ये लाइन देखें, इससे कुछ फ्यूचर के रिलेटेड कुछ आइडिया हो रहा है इस तरह का कोई? हम्म, हेलो? सर फ्यूचर ही फिलहाल नजर आ रहा है। देखिए ना कि अनदर एम इज टू फ्री द टाइम पीपल, कि एक और मकसद ये है कि ये फायदा होगा इसका, या ये मकसद है कि ऐसा हो जाए। सर वही कह रहा हूँ कि फ्यूचर के लिए हाँ हो रहा है। हाँ, तो अब यहाँ के बेनिफिट्स को हम ढूंढेंगे क्योंकि ये फ्यूचर से एक्चुअली रिलेट कर रहे हैं। अब वैसे यहाँ पे आपको जो भी मेजर बेनिफिट्स नजर आ रहे हैं उनको काउंट करें, उनको लेके जाते हैं अपने ऑप्शंस के साथ। एक फायदा यहाँ पे सेफ्टी है, ठीक है, लेकिन ये फ्यूचर से रिलेटेड नहीं है। उसके बाद एम फ्यूचर है। इफ द व्हीकल कैन डू पॉसिबल टू बी प्रोडक्टिव, एक चीज प्रोडक्टिव होना। Socialize is simply to relax or with automation is responsible for safe control of the vehicle। ओके जी, सेफ्टी फ्यूचर के हवाले से भी है। सो प्रोडक्टिव होना एक चीज, और दूसरी बात सेफ रिलैक्सेशन कंट्रोल ऑफ सेफ्टी द की वजह व्हीकल। से। तो ये दोनों फ्यूचर के लिए आगे और भी हैं, आगे भी हैं, दो हो गए और भी सोचें। इनमें से कुछ वहां पे होंगे, कुछ नहीं होंगे।
ये वाला Sir, may be able, sir, older and the disabled traveler may be able to enjoy the significantly greater. Sir, ये वाला नहीं होगा? हाँ, तो ये 3 फायदे हो गए। तो एक फायदे है प्रोडक्टिव, दूसरा फायदा है सेफ्टी, तीसरा फायदा है ओल्डर और डिसेबल्ड ट्रेवलर्स के लिए आसानी होगी। 3 चीजें हो गई। अब इनमें से 2 वहां पे होंगे जो हमारे ऑप्शंस हैं। अब कंपेयर करें, आपको आंसर्स मिल जाएंगे। Sir, option D, people who find driving physically difficult could travel independently. हाँ, ये एक मिला ना, वो जो हमने अभी कहा था, ओल्ड एंड Disabled person. डिसेबल्ड पीपल। Disabled person. Yes, sir. हाँ, तो एक ऑप्शन तो हो गया डी, एक और भी मिलेगा, देखें। प्रोडक्टिविटी वाली बात और सेफ्टी की बात से रिलेटेड कुछ है। देखिए, सेफ्टी के हवाले से कुछ है। Sir, travelers could spend journey doing something other than driving. हाँ, ये है प्रोडक्टिविटी, क्योंकि जाहिर है कि वो ऑटोमेटेड व्हीकल्स हैं, तो Yes, sir. उनको मतलब कोई और भी वो काम अगर करना चाहें, साथ साथ कोई और टास्क करना चाहें, फोन कॉल्स एंड इधर उधर की चीजें, सो अब वो सी और डी आ रहे हैं। अब प्रोडक्टिविटी जो है वो यहाँ पे किधर था, प्रोडक्टिव के लिए होने के लिए, टू सोशलाइज, वो सोशलाइज कर सकते हैं, यानी वो किसी के साथ फोन पे कांटेक्ट कर सकते हैं, या वो अपना सोशल मीडिया देख सकते हैं और रिलैक्स कर सकते हैं। तो अब वहां पे जो सी ऑप्शन है, डूइंग समथिंग अदर देन ड्राइविंग, तो वो क्या है? या तो वो रिलैक्स करेंगे या सोशलाइज करेंगे। तो सी और डी आंसर। अब इस किस्म के क्वेश्चंस में अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आंसर लिखना है, चाहे आपको पैराग्राफ में आंसर उस सीक्वेंस में मिले या ना मिले। आपने अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉलो करना है। 23 के सामने अपने आंसर शीट में हम लिखेंगे सी, 24 के सामने हम लिखेंगे डी। क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. ओके, थैंक यू। आगे बढ़ते हैं। इसमें भी वही क्वेश्चन टाइप है, सवाल पढ़ें। Which two challenges to automated vehicle development does the writer mention? अब हमने ये देखना है कि भाई चैलेंजेस कहां पे मेंशन हो रहे हैं। चैलेंजेस अभी हमने ऊपर देखा था, बेनिफिट्स, चैलेंजेस यानी प्रॉब्लम्स, हर्डल्स, डिफिकल्टीज, इश्यूज, इस किस्म के अल्फाज आ सकते हैं चैलेंजेस की जगह पे। Resistance. सॉरी, Resistance. Hindrance. रेजिस्टेंस भी, yes, in a situation it is also possible। हिंड्रेंस हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। तो अब हम जाके देखेंगे कि किस पैराग्राफ में इस तरह की बात हुई है, तो वहां पे हम आंसर ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो पहले वहां पे जाते हैं। अच्छा, मीनवाइल अगर आप 1 मिनट अपने आंसर्स के थ्रू जाना चाहो तो आप जा सकते हो। क्या प्रॉब्लम्स हैं ऑटोमेटेड व्हीकल को बनाने के हवाले से, क्या मसाइल हो सकते हैं, क्या मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है, किन मुश्किलात का? Sir, text को देख के बगैर ही जज करें. नहीं 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 नहीं, वैसे एक लम्हे के लिए देख लो, जस्ट गो थ्रू देम, एक मतलब उनको स्किम कर लो, हल्का Okay, से देख लो। अभी okay, तो okay. हम गेस तो नहीं कर, ये तो सारे प्रॉब्लम्स ही हैं एक्चुअली, लेकिन टेक्स्ट में कौन से मेंशन है वो तो हमें नहीं पता ना, अभी तो हम गए नहीं ना।
सो बस तफसीलन ना पढ़ो, इतना टाइम नहीं लगाना, क्योंकि असल में मसला ही सारा टाइम का है। इसलिए हम अभी कोशिश करेंगे कि जल्दी जितना हो सके हमसे उसको हम स्किम करके कि अच्छा यार इस तरह के कुछ आंसर्स हैं, कुछ एक दो वर्ड जहन में रह जाएंगे तो उससे आइडिया याद रहता है कि अच्छा हमने इस किस्म की इन्फॉर्मेशन ढूंढी। अब हम जाएंगे पैराग्राफ्स में और जाके देखेंगे भाई हर्डल्स कहाँ पे हैं। तो अभी जो हमने आंसर ढूंढे थे वो आंसर मिले थे हमें यहाँ पे, तो हम इससे आगे ढूंढेंगे। यहाँ तक तो कोई हर्डल नहीं आया, तो हम हर पैराग्राफ की पहली लाइन देख के उससे गेस करेंगे। जैसे अभी इसमें पहली लाइन क्या है, बियॉन्ड दीज डायरेक्ट बेनिफिट्स वी कैन कंसिडर वाइडर इम्प्लीकेशंस। इसका मतलब है कि और भी फायदों की बात हो रही है यहाँ पे, तो इसके अंदर तो हर्डल्स की बात होने से रही, ठीक है, इसमें नहीं है। डी में आ जाएं। The Massachusetts Institute of Technology investigated automated mobility in Singapore, finding that fewer 30 blah 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 currently use would be required. ये कोई और ही सर टॉपिक है, इसमें यहाँ भी पे नहीं, इसमें भी नहीं है। हर्डल्स नहीं है। आगे जाते हैं, ई में देखें। Automation may prompt other changes in vehicle manufacture, और since for the first time the most of seasonal most are unoccupied, this may boost production. यहाँ पे भी एडवांटेजेस वगैरह हैं और कोई हर्डल्स की सर प्रॉब्लम्स की कहानी नहीं। सर एफ में है देयर द नंबर ऑफ हर्डल्स टू ओवरकम। हाँ, तो अब यहाँ पे पहले देखें कि हर्डल्स हैं कौन कौन से, तो फिर हम अपने ऑप्शंस के साथ कंपेयर करेंगे। ज़रा देखिएगा इनको। एक ये यहाँ से कहानी शुरू हो रही है, इंश्योरिंग द व्हीकल वर्क्स रिलायबली in the infinite range of traffic, weather and road situations it might encounter। तो एक तो ये मसला है कि ये रिलायबल किस हद तक हो सकती है, ट्रैफिक जब ज़्यादा हो, वेदर ख़राब हो या रोड जो है वो मुश्किल हो, तो वहाँ पे ये कितनी रिलायबल है, कितनी ट्रस्टवर्दी इसकी जो है ना सर क्वालिटी। एक सर एक ऑप्शन था इसके रिलेटेड कि इंफ्रास्ट्रक्चर रोड सूटेबल समथिंग इस तरह था। लेकिन यहाँ पे देखें कि रोड जो है वो अकेला नहीं है, ट्रैफिक, वेदर और रोड सिचुएशन तीनों एक साथ ही आ रहे हैं। सो दिस इज जस्ट वन आइडिया। हाँ, अगर कुछ और ना मिला तो फिर इन तीनों में से किसी एक के ऊपर जा सकते हैं। सर एक इस तरह का भी था कि डिफरेंट ड्राइविंग कंडीशंस। वो भी हो सकता है। तो ये एक चीज है। सेकंड प्रॉब्लम कौन सी नजर आ रही है? ये है रेगुलेटरी चेंजेस। तो एक रिलायबिलिटी, दूसरी रेगुलेटरी और तीसरी है, देखिए सेमी कॉलन के बाद अगला आइडिया आ रहा है, हर सेमी कॉलन के Societal बाद changes. सोसाइटल चेंजेस। तो तीन हो गई। अब सोसाइटल चेंजेस क्या है? कम्युनिटीज में ट्रस्ट को डेवलप करना और वो एक्सेप्ट करें कि ना करें कि ये ठीक है कि नहीं है, इस तरह के प्रॉब्लम्स। तो तीन प्रॉब्लम्स हैं, इनमें से दो यहाँ पे मौजूद हैं, देख लें। Sir, Aba we're making sure the general public has confidence in automated vehicles. हाँ, ये बिल्कुल पॉसिबल है, क्योंकि अभी हमने देखा कि वहां पे सोसाइटल चेंजेस के अंदर लोगों के अंदर ट्रस्ट का डेवलप करना, ये एक आंसर है, करेक्ट है। और E है। और ई है गेटिंग ऑटोमेटेड व्हीकल्स टू अडॉप्ट टू वेरियस डिफरेंट ड्राइविंग कंडीशंस। और बिल्कुल आप ये पहले भी गेस कर चुके थे, ऐसा ही है। सो ए और ई हमारे आंसर्स हैं। अभी हमें ना एक ओवरऑल आइडिया हो चुका है कि इस टेक्स्ट में कहाँ पे किस किस्म की इंफॉर्मेशन है, और अब हम जाएंगे शुरू वाले आंसर्स में। अब यहाँ पे जो हमारे क्वेश्चंस हैं, पढ़ के देखें कि क्या कोई ऐसा आंसर है कि जो ऑलरेडी इनके अंदर में से 14 से 18 तक कोई भी जो डायरेक्टली आप गेस कर सको कि हाँ जी ये वहां पे था। अब सोच के बताना।
कोई भी हो सकता है इनमें। सर अगर कुछ वर्ड्स को देखा जाए तो देन जिस तरह बेनिफिट्स थे तो उस तरह हम एडवांटेजेस को तो कर सकते हैं, बट बिल्कुल उसी तरह क्लू नहीं दे रहा ये कि मतलब वो उसी में होगा। अच्छा, अब देखें, ये वाला तो हम कम से कम देख के ही आ चुके हैं ना। यस सर। ये कौन सा Yes, sir. पैराग्राफ था? सब बेनिफिट्स वाला। हाँ, ये पैराग्राफ था बी वाला, जिसमें हमने देखा है पहले ही कि उसमें जो हमने ये भी देखा था कि क्या कहते हैं उसको, एल्डरली पीपल हो गए, दूसरा क्या, सर डिसेबल्ड लोग रिलैक्सेशन। हैं, हाँ, सर ड्राइवर्स के लिए प्रोडक्शन का रिलैक्सेशन। देखा था। हाँ, तो ये एडवांटेजेस मेंशन ऑफ सेवरल ड्राइवरलेस व्हीकल्स फॉर इंडिविजुअल रोड यूजर्स। ड्राइवर्स इंडिविजुअल रोड यूजर्स हैं, ओल्ड पीपल इंडिविजुअल रोड यूजर्स हैं, जो डिसेबल्ड लोग हैं वो इंडिविजुअल यूजर्स हैं। तो यहाँ पे 15 का आंसर भी है। बहरहाल कंफर्म करने के लिए फिर भी एक मरतबा देख लो, वैसे आंसर आपको पहले ही पता है, तो इसमें एडवांटेजेस की बात हुई है। तो एक तो भाई हमारे पास आंसर क्लियर हो गया कि ये है। अच्छा, अगर इसी दौरान याद हो तो हमने एक और क्वेश्चन को आंसर करते हुए, इस आंसर को ढूंढते हुए, हमने यहाँ पे देखा था कि एक गाड़ी जो है 90% ऑफ इट्स लाइफ वो पार्क गुजारती है एवरेज में। तो अभी यस ये सर। बात हम उस वक्त पढ़ के गए थे, तो वो ये है। यस सर। ठीक है। अच्छा, तो अब दो तो चले हो गए। तो अब देखें एक चीज यहाँ पे कि जब तक यहाँ पे गिवन ना हो इंस्ट्रक्शंस में कि कोई ऑप्शन रिपीट हो सकती है, तो जब तक ये गिवन ना हो कि ऑप्शन रिपीट हो सकती है, ऑप्शन रिपीट नहीं होगी। तो अब इसका मतलब ये हुआ कि जो हम पहले सिलेक्ट कर चुके हैं वो तो गए, और जिन पैराग्राफ्स को हम पहले ही देख चुके हैं, जैसे हमने पैराग्राफ एफ को भी देखा हुआ है, अगर आपको याद हो, ये वाला हमने जी को नहीं देखा, हमने ई यस को सर। नहीं देखा, हमने डी को नहीं देखा। तो जो चीज बहुत ज्यादा अनफेमिलियर है वो सीधे वहीं पे होगी। ठीक है। तो अब ये 16 जो है, इसको देखेंगे रेफरेंस टू द अपॉर्चुनिटी ऑफ चूजिंग द मोस्ट अप्रोप्रिएट व्हीकल फॉर ईच ट्रिप, यानी कि मोस्ट अप्रोप्रिएट व्हीकल, टाइप ऑफ व्हीकल व्हिच इज यानी कि बेहतरीन रिलायबल गाड़ी फॉर को ईच ट्रिप। सिलेक्ट करने के लिए। तो अब जिन पैराग्राफ्स को हमने पढ़ा है वहां पे ये बातें नहीं थी, तो हम उन पैराग्राफ्स यस में सर। जाएंगे जिनको हमने नहीं पढ़ा। तो शुरू से आते हैं। ए को हमने बहरहाल पढ़ा था, लेकिन फिर भी देख लो, इतना तफसील से नहीं पढ़ा था। सवाल एक मतलब फिर देख लो, सवाल क्या है? सर a अपॉर्चुनिटी ऑफ vehicle which चूजिंग is द, more appropriate for हाँ, मोस्ट अप्रोप्रिएट व्हीकल फॉर ईच ट्रिप, यानी कि बेहतरीन गाड़ी के बारे में बात हो रही है। तो देखेंगे क्या ए में उसकी सिलेक्शन के बारे में कोई बात हुई है, उस तरह का कोई अप्रोप्रिएट या बेस्ट कार, यू नो। सर रोबोटिक कार नहीं है। नहीं, रोबोटिक कार का मतलब ये तो नहीं होगा ना कि वो बेस्ट है। मतलब ये हो सकता है कि उसकी इस तरह की डिस्क्रिप्शन भी आ सकती है कि गाड़ी की सिलेक्शन, जो गाड़ी अप्रोप्रिएट हो, जो गाड़ी बेहतरीन हो, जो, या उस गाड़ी की वैसे क्वालिटीज बताई जाएं, या कोई एक खुसूसियत बताई जाए कि इस गाड़ी में ये अच्छा। खासियत है बाकी गाड़ियों की निस्बत। तो इस पैराग्राफ में तो आपको ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा। और बी हम देख चुके यस हैं, वहां सर। पे कार की सिलेक्शन की कोई बात नहीं हुई। नहीं है। और सी में मुमकिन है कि हो, क्योंकि हम इसको उस तरह से नहीं पढ़ के गए हैं जैसे पहले पढ़ा था। तो एक क्विकली गो थ्रू करें, अगर इसमें हमने फिर सर वही करना है, लेकिन हम स्कैनिंग। सर हम सी को नहीं कर सकते क्योंकि सी हम फर्स्ट का ऑप्शन दे चुके हैं ना।
अच्छा सॉरी, हाँ फिर ये भी आंसर नहीं है। अच्छा डी, डी में हमने पहले सिलेक्ट किया है, नहीं किया, इसको भी नो देख लें। सर। यहाँ पे कहीं पे किसी हिंट कोई मिले आपको तो मुझे बताना। सर नहीं है इसमें, तो नहीं लग रहा। नहीं है, नो सर। ठीक है फिर आप डी का लास्ट पैराग्राफ भी देख लें और ई को भी देख लें। ई में सर। जी हाँ बिल्कुल, तो आंसर ई हो गया, ई भी सिलेक्ट हो गया। तो अभी तक हमने कौन कौन से पैराग्राफ सिलेक्ट किए हैं? हमने एक सिलेक्ट किया था बी, हमने सिलेक्ट किया सी था सी, एंड ई। और हमने सिलेक्ट किया ई। अच्छा अब हम जाते हैं अगले में, और अगले क्वेश्चन अभी इजियर से इजियर होते जाएंगे। 17, an estimate of how long it will take to overcome a number of problems। अब देखें एक बात तय है कि अगर कहीं पे प्रॉब्लम्स को ओवरकम करने के हवाले से कोई एस्टिमेट आ रहा है तो पहले प्रॉब्लम्स पता होने चाहिए, लाजमी बात है। प्रॉब्लम एफ में थे। तो इसके बाद होनी चाहिए, लॉजिकली बात है ये। तो हम जाके देखेंगे कि एफ के बाद कहीं पे उनको ओवरकम करने के हवाले से बात हुई होगी। एफ में प्रॉब्लम्स थे ना, हर्डल्स वगैरह, अब शायद जाहिर है कि चांसेस यही है कि पहले प्रॉब्लम्स मेंशन होंगी तो उसके बाद ही टाइम के बारे में बताएंगे। तो देखें इसमें कुछ उस तरह का मिल सकता है। सर ये जी में है ना? हाँ तो अब यहाँ पे वो टाइम की बात कर रहे हैं, पॉसिबिलिटी है ये, मतलब यस है, तो ये इसका आंसर जी में है। तो अभी हमने सिलेक्ट किए हैं बी, सी, और अभी फिर हमने पिछले में सिलेक्ट किया था ई और जी। तो अब हमारे पास रहते हैं ए, हमारे पास रहता है डी, हमारे पास रहता है एफ, ये तीन रहते हैं और हमें इनके बारे में अच्छा खासा पता भी है। और सवाल रहता है एक, a suggestion that the use of driverless cars may have no effect on the number of vehicles manufactured। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात ये है कि ड्राइवरलेस कार से नो इफेक्ट ऑन द नंबर ऑफ व्हीकल्स मैन्युफैक्चर्ड, नो इफेक्ट ऑन द नंबर ऑफ व्हीकल्स मैन्युफैक्चर्ड, नो इफेक्ट सर ऑन द डी में नंबर। होगा। हाँ क्यों? सर उधर मैंने मैन्युफैक्चरर्स का कुछ देखा था इस तरह, और सर एफ में जो है वो सारी हर्डल्स थे, और ए हाँ में जो था वो सारा पास्ट का जो था। था एक तरह से, हाँ पास्ट की हिस्ट्री थी उसकी। तो अब यहाँ ये पॉइंट, ये मौका मैं ढूंढ रहा था कि मैं कब ये बोल सकूं। थैंक यू कि आपने ये बोला कि मैंने वहां उस तरह का कुछ देखा है। तो इसी वजह से मैंने इस क्वेश्चन को आखिरी में करने का सजेस्ट किया था कि ये क्वेश्चंस पहले करोगे तो कोई हिंट ही नहीं मिली होगी आपको, कुछ पता ही नहीं होगा, कोई आइडिया ही नहीं होगा। तो जब बाकी क्वेश्चंस कर लेते हो तो किसी न किसी क्वेश्चन को आंसर करते हुए कुछ ना कुछ आइडिया मिल जाता है, और ये बहुत टाइम टेकिंग क्वेश्चंस होते हैं अगर बिल्कुल शुरू में किया जाए। इसलिए बाकियों को करके आ जाएंगे तो चलो वो क्विकली हो जाते हैं, तो इनके ऊपर जो थोड़ा बहुत टाइम लगता है तो इनमें लग ही जाएगा। तो ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन का आंसर हम जाके देखेंगे। जो आपने पैराग्राफ बताया आपने डी। सवाल क्या था? कि कोई असर नहीं पड़ेगा मैन्युफैक्चरिंग पे। If this is the case, it might mean that we need to manufacture far fewer vehicles to meet demand. However, the number of trips being taken would probably increase, partly because empty vehicles would have to move। लिहाजा क्या होगा? व्हीकल प्रोडक्शन जो है उसमें कोई खास डिक्रीज नहीं होगी। तो ये उस तरह के क्वेश्चंस हैं जो
डीप अंडरस्टैंडिंग मांगते हैं और ब्रॉडर आइडिया और इंफॉर्मेशन मांगते हैं, जो भी हमारा क्वेश्चन होता है उसके बारे में। तो बस ये वाले क्वेश्चन टाइप्स इसीलिए आखिर में करें। और ये एक सिचुएशन हो सकती है कि अब यहाँ पे लेट से 5 क्वेश्चंस हैं, आपको 3 क्वेश्चंस के आंसर्स मिल गए और 2 क्वेश्चंस ऐसे हैं जिनमें आप पैनिक हो कर गए हैं और आपसे हो नहीं रहा, टाइम मैनेज नहीं हो रहा, आंसर नहीं कर पा रहे। तो उसका सिंपल सोल्यूशन ये है कि उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने में टाइम वेस्ट मत करो और जस्ट मूव ऑन। उसकी रीजन ये होती है कि अगर हम 50 मिनट्स के अंदर अपने 35 के अराउंड क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर लें और हमारे पास 4-5 क्वेश्चंस रह भी जाएं और हमारे पास 10 मिनट रह जाएं, तो अब हम पैनिक नहीं करेंगे। अब हमें पता होगा कि यार हम 35 के करीब क्वेश्चंस कर चुके हैं और उनमें से ऑफ कोर्स क्योंकि क्वेश्चंस बाकी वाले इजी होते हैं तो 30 तक तो हमने ठीक कर लिए होंगे, तो 40 में से 7 बैंड स्कोर के लिए वैसे भी 30 चाहिए होते हैं, तो ऑलरेडी आप 7 अचीव कर चुके होते हो और 10 मिनट आपके पास होते हैं। तो उन 10 मिनट में ये जो 5 क्वेश्चंस हैं उनके ऊपर थोड़ा टाइम लगा लो, जो आपसे फिर हो रहे हैं कर लें, जो फिर भी नहीं हो रहे तो एक गेस लगा लें, एजुकेटेड सा गेस, और खाली मत छोड़ें। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि अभी तो हम क्लास में हैं इसलिए हम हर एंगल से उसको देखने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब एग्जाम में होंगे तो किसी क्वेश्चन का आंसर अगर आपको टाइमली नहीं मिल रहा, लेट से 15 का आंसर आपको नहीं मिल रहा, लेट से 17 का भी नहीं मिल रहा, बाकी 14, 16, 18 का मिल रहा है और आपको लग रहा है कि अगर आपने 15 और 17 पे टाइम लगाने की कोशिश की तो आपका टाइम ज़ाया हो सकता है और अगले क्वेश्चंस मिस हो सकते हैं, अगले सेक्शंस मिस हो सकते हैं। तो परफेक्टली ऑल राइट, कोई भी मसला नहीं। आप क्या करें, रिलैक्स होके उसको ड्रॉप करें और आगे बढ़ें। ये बात जितनी जल्दी हम एक्सेप्ट कर लेंगे उतना इजी रहेगा, क्योंकि समटाइम स्टूडेंट्स इंसिस्ट करते हैं और उस क्वेश्चन के ऊपर जिद लगा के बैठ जाते हैं, तो उन 2 मुश्किल क्वेश्चंस की वजह से आखिरी सेक्शन के बहुत सारे इजी क्वेश्चंस हमारे हाथ से निकल जाते हैं। क्योंकि जब हम आखिरी सेक्शन में पहुंच रहे होते हैं तो हम, क्योंकि टाइम कभी कभार अनाउंस होता रहता है वहां पे और वॉल क्लॉक में भी देखा जा सकता है समटाइम्स, तो हम पहले ही परेशान हो जाते हैं कि टाइम कम है। तो आखिरी सेक्शन में इमेजिन करें कि आपके पास 15 मिनट्स रह गए हैं, तो इसका मतलब है कि आपने शुरू के 2 सेक्शंस में 20+ मिनट्स लगाए हैं, तो आखिरी सेक्शन जो नॉर्मली ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड भी होता है, तो अब नेचुरली आपका जहन मानेगा कि भाई ये तो मुश्किल है, तो शायद मैं कर पाऊँ, शायद मैं ना कर पाऊँ। तो फिर उस पैनिक में, उस अर्जेंसी की सिचुएशन के अंदर बहुत सारे इजी क्वेश्चंस आप घबराहट में गलत कर लोगे, क्योंकि फोकस और इत्मीनान और काम एंड पीसफुल माइंड का होना बहुत लाजमी है। तो ये उसकी वजह है कि अगर ऐसी सिचुएशन आए तो उनको ड्रॉप करना है, बाद में उनको बेशक तुक्का लगा लो। तो किसी भी सेक्शन के अंदर 1 या 2 क्वेश्चंस की वजह से 5-10 मिनट ज़ाया मत करना। ये आज के लिए काफ़ी नहीं, लेकिन मैं ख्याल है कि एक और कर लेते हैं क्योंकि फिर बाद में मसला होगा टाइम का। अब एक और क्वेश्चन टेस्ट है, ये है व्हाट इज़ एक्सप्लोरेशन। अब जाहिर है कि जब एक्सप्लोरेशन की बात आ रही है तो एक थीम हमारे जहन में आता है जब भी हम टाइटल पढ़ते हैं विदाउट एक्चुअली गेटिंग टू नो के टेक्स्ट के अंदर क्या है। तो एक्सप्लोरेशन से आपके जहनों में क्या बात आ रही है कि ये पैसेज किस बारे में होगा, ये टेक्स्ट किस बारे में होगा? कोई गेस है तो बताएं। मतलब आपके जहनों में क्या आता है जब आप एक्सप्लोरेशन का लफ्ज सुनते हो? या कोई ख़ास किस्म के लोग आपके जहन में आते होंगे, कोई ख़ास किस्म की थीम, कोई सिनेरियो? टैलेंटेड लोग, एजुकेशन, नॉलेज। ठीक है, मतलब ये है कि आपके जहन में एक थीम डेवलप होता है ना, तो टाइटल जरूर पढ़ लेना और सीधे जाना क्वेश्चंस पे, इधर उधर नहीं। तो अब पहला सवाल है, इसी से एमसीक्यूज हैं तो हम यहीं से शुरू करेंगे। और इसमें देखें मजे की बात ये है कि आपको कहीं पे किसी पैराग्राफ को कोई टाइटल ABC दिया हुआ नजर नहीं आ रहा। सो इसमें मोस्ट प्रोबेबली मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आर इन सीक्वेंस, होपफुली। तो ये एक अच्छा ये पॉइंट होता है कि अच्छा यार इसमें सारे इजी होंगे, सीक्वेंस में होंगे। तो 27 में लिखा है
द राइटर रेफर्स टू विजिटर्स टू न्यूयॉर्क टू इलस्ट्रेट द पॉइंट दैट कि राइटर ने न्यूयॉर्क के विजिटर्स के बारे में बात क्यों की है, क्या बताना चाह रहा है। तो ऑप्शन को मत पढ़ना, ऑप्शंस पढ़ने से बहुत इंसान कंफ्यूज हो जाता है, क्योंकि हर ऑप्शन आपको ऐसा महसूस कराएगी एज इफ दैट इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि आपने टेक्स्ट नहीं पढ़ा। तो ऑप्शन मत पढ़ना, इनको कंसीडर करो कि ये एमसीक्यूज हैं ही नहीं, ये हैं गैप फिलिंग क्वेश्चंस, ये पहले इमेजिन करना है। तो ये सवाल पढ़ने के बाद सीधे टेक्स्ट में जाके आंसर ढूंढेंगे, उस आंसर को इन ऑप्शंस के साथ मैच करेंगे। पहले ऑप्शन मत पढ़ना, आप हमेशा यू गेट इनटू टू माइंड्स, हमेशा कंफ्यूज होगे और आपको लगेगा कि शायद ये भी सही है वो भी सही है। तो आपके जहन में नेचुरली एक स्कैनर इंस्टॉल होगा, वो स्कैनर इस किस्म की इंफॉर्मेशन ढूंढने का मुमकिन है कि आपका जहन माने डी आंसर है, और आप नेचुरली आपके जहन में एक बायस क्रिएट होगा, वो बायस आपको उसी चीज किस्म की चीजें ढूंढने पे मजबूर करेगा, मुमकिन है कि वो अवेलेबल ही ना हो। इसलिए इसके ऊपर फोकस करना, सवाल के ऊपर, और सीधे आंसर पे जाएंगे। तो सवाल है कि विजिटर्स टू न्यूयॉर्क, तो न्यूयॉर्क इज ए प्रॉपर नाउन। मैंने पहले भी कहा कि प्रॉपर नाउन इज द बेस्ट कीवर्ड। तो हम पहले से ढूंढेंगे कि भाई न्यूयॉर्क कहाँ पे है, फिर वहां ढूंढेंगे कि विजिटर्स टू न्यूयॉर्क का जिक्र क्यों हुआ है। शुरू से ही ढूंढते हैं। यहाँ पे कहीं पे न्यूयॉर्क नजर आए तो मुझे बता देना। फर्स्ट पैराग्राफ लास्ट वर्ड। हाँ, तो अब जाहिर है कि कोई पर्पस होगा उसका, तो उस सेंटेंस पूरे को पढ़ने से पर्पस समझ आएगा। सेंटेंस कहां से शुरू हो रहा है ये वाला? थर्ड लास्ट लाइन से शायद। पढ़ें जरा इसको। दिस क्वेस्टिंग नेचर ऑफ आवर्स। तो सेंटेंस के शुरू में मेन पॉइंट आ गया है कि हमारी जो फितरत है, क्या कहते हैं उसको, इंट्रीग होने की फितरत, डिस्कवर करने की, क्वेस्ट करने की, तलाश करने की जो नेचर है। आवर से यहां पे मुराद इंसान है। अनडाउटेडली हेल्प्ड आवर स्पीशीज स्प्रेड अराउंड द ग्लोब, यानी इंसानों को इसी फितरत ने, एक्सप्लोर करने की फितरत ने उनको दुनिया में फैलाया है। जाहिर है कि ट्रैवलिंग वगैरह, जस्ट इट इज नाउन एज टू ब्ला 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 एंड विजिटर नेगोशिएट द सबवे। तो उसने 2-3 एग्जांपल दी, उनमें एक एग्जांपल एक विजिटर है जो न्यूयॉर्क के रास्ते में भूल भलैयों में गुम गया है और वो रास्ता तलाश रहा है। तो इसमें ये किस चीज की एग्जांपल के तौर पे आई है? इस चीज की एग्जांपल के तौर पे आई है, क्वेस्टिंग नेचर। क्वेस्टिंग नेचर यानी एक्सप्लोर करने का नेचर। और टॉपिक सेंटेंस का कॉन्सेप्ट अगर याद हो तो ये सेंटेंस भी मीनिंग बताने के लिए काफी है। यस सर। अब इजी है, आप बता सकते हैं। सर ए। डेफिनेटली एक्सप्लोरेशन इज एन इंट्रिंसिक एलिमेंट ऑफ ह्यूमन बीइंग। वैसे आपने आंसर दिया बिल्कुल सही है। वैसे जस्ट एज अ रूल ऑफ थंब, अगर आपको लगे कि ए आंसर है, फिर भी ऑप्शन सारे पढ़ लेने चाहिए। आंसर आपका सही है, आई एम श्योर कि आपने आंसर पढ़ के ही आंसर बताया है। जस्ट टेलिंग, वैसे बता रहा हूं यू नो कि क्या करना चाहिए। तो होगा ये कि सारे ऑप्शंस को पढ़ेंगे फिर फाइनलाइज करेंगे। तो बहरहाल आंसर आपका बिल्कुल सही है, ए आंसर है। अगला क्वेश्चन पढ़ें। अकॉर्डिंग टू द सेकंड पैराग्राफ, अभी हमें टेंशन ही नहीं है, सीधा बताया कि कौन सा पैराग्राफ है। व्हाट्स द राइटर्स व्यूज और व्यू ऑफ एक्सप्लोरर्स, राइटर का क्या ख्याल है एक्सप्लोरर्स के बारे में, वो क्या कहता है। तो सवाल कभी कभार हमें ऐसी सिचुएशन दे देता है जहां पे अगर हम बहुत ज्यादा केयरफुली उसको ना समझे तो शायद गलती हो। सवाल ये है कि राइटर का व्यू क्या है। और राइटर्स के बारे में आपको पता होगा कि राइटर्स टेक्स्ट के अंदर हमेशा सिर्फ अपने व्यू नहीं देते, वो दूसरे लोगों के बारे में भी बताते हैं कि फला आदमी का ये ख्याल है या लोगों का ये ख्याल है।
तो इसलिए एहतियात से हम देखेंगे कि राइटर का एक्सप्लोरर्स के बारे में क्या ख्याल है, कहाँ पे, सेकंड पैराग्राफ में। तो ये जनाब सेकंड पैराग्राफ है, इसमें देख के मुझे बताएं कि राइटर का व्यू क्या है ओवर द ईयर्स वाला, ढूंढें और बताएं। सर इस क्वेश्चन के लिए हम पहले ऑप्शंस ना पढ़ लें? नहीं, ये आपको बहुत ज्यादा तलाशने की जरूरत नहीं है। देखें, सर क्वेश्चन क्या था? सवाल ये था कि राइटर का एक्सप्लोरर्स के बारे में क्या ख्याल है इस पैराग्राफ के अंदर। वैसे किसी सिचुएशन में आप फंस जाए तो आप बेशक ऑप्शंस पढ़ लें, लेकिन जनरली नहीं पढ़ने चाहिए। मतलब अगर आप उस एडिक्शन में हो जाएंगे तो फिर प्रॉब्लम होगी। वैसे आप कभी फंसे तो पढ़ लें। आप क्या कह रही थी? सॉरी सर सर मैं कहती कि पहली दो लाइंस जो है इन्हीं में कुछ लग रहा है, आई डोंट नो, उससे मैचिंग शायद हो जाए। पेक्यूलियर सर ये जो इसने इन्वर्टेड कोमास में किया हुआ है, देखें कहीं पे भी ये वाले वर्ड आते हैं ना, however या although, albeit, वहां पे दो कंट्राडिक्टरी आइडियाज आ जाते हैं, while वगैरह। तो however से पहले एक आइडिया है, however के बाद दूसरा आइडिया है। तो हमने देखना है कि इनमें से पहले वाला सही है राइटर का है या दूसरा वाला राइटर का ओपिनियन है। तो देख लें। और दूसरे वाला बिल्कुल। और वो आइडिया क्या है? वही जो पहले उसने कहा था, क्वेस्टिंग नेचर, इंक्वायरिंग इंस्टिंक्ट। यस सर। जो क्या है? जो हम सब में है, हम सारे ह्यूमन बींग्स में है, चाहे वो किसी भी प्रोफेशन से हो, आर्टिस्ट हो, मरीन बायोलॉजिस्ट हो, एस्ट्रोनॉमर हो, कोई भी हो, हम सब में ये नेचर है भाई। तो बस अब आंसर मिल गया। ये क्वेश्चन था। सर जिस तरह हम कह रहे हैं कि इस तरह हमारे पास दो मतलब होते हैं, व्यूज होते हैं, हाउएवर ऑल दो के बाद से पहले एक होता है और एक बाद में होता है। तो जिस तरह हमने देखा कि हमें कहा जाता है कि जब हमने लिखना भी होता है, जैसे ऐसे राइटिंग में हमने देखा था कि हमने इस तरह की कोई भी कोऑर्डिनेट कंजंक्शन या इस तरह का कोई भी जो एडवर्ब होता था उसके बाद हमने अपना व्यू देना होता था। तो क्या राइटर भी यही सोच रहा होता है? मतलब एक मतलब वो जो क्या सोच रहा इन्होंने होता है? मतलब कि क्या वो भी इसी एडवर्ब या कंजंक्शन कुछ भी जो लगाता है उसके बाद अपना व्यू देता है? लाजमी नहीं है। समटाइम्स राइटर बगैर किसी दूसरे को मेंशन किए, विदाउट एक्चुअली मेंशनिंग, सीधे सीधे भी अपना ओपिनियन दे सकता है, पहले इस सेंटेंस से दे सकता है। लेकिन अगर उसने किसी और आइडिया को मेंशन किया तो फिर उसके लिए लाजमी बनेगा और वो हमेशा ऐसा करेगा। वो ऑन द अदर हैंड, while, however, nonetheless, nevertheless, albeit ये यूज करेगा वो। वरना कैसे अपना ओपिनियन दूसरे ओपिनियन के बाद देगा बगैर इनको यूज किए? अगर दो ओपिनियंस आ रहे हैं और उनमें से एक ओपिनियन इसका है तो ये लाजमी उसके लिए होगा कि इसको यूज करें। सर बस मैं यही पूछना चाह रहा था कि वो क्या ऐसा हो सकता है कि वो क्या कभी पहले भी दे अपना ओपिनियन? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, यानी कंपेयर किए बगैर भी सीधे सीधे वो अपना ओपिनियन दे सकता है और देगा कई सिचुएशंस में। यहाँ पे बात सिर्फ इतनी थी कि अगर आप उसका टोन देखें, लहजा देखें। यस सर।
इससे पता चल रहा है कि वो कुछ बता नहीं रहा, वो कह रहा है कि हमने एक मतलब कई सालों के ऊपर मुहित यानी एक आइडिया रहा है कि हम ये सोचने लगे हैं कि शायद एक्सप्लोरर्स को खास नस्ल होती है, यानी उसके लहजे से पता चल रहा है कि ये इस बात पे बिलीव नहीं करता। यस सर। सो इसको कहते हैं ना कि रीड बिटवीन द लाइंस, कि उसका लहजा समझने के लिए हमें गेस करना पड़ता है। वो पढ़ के उसके लहजे से समझ आता है कि अच्छा ये सार्केस्टिक हो रहा है। अच्छा, वैसे अगर आपको याद हो तो हमने पिछली मर्तबा स्किमिंग के जरिए किया था यही टेस्ट, मुइज। सर कैंपस में जो है आपने इससे कुछ भी नहीं करवाया था कैमरेज वगैरह से, सिर्फ आपने नाइकन की जो बुकलेट थी उसी से हुआ था हमारा। स्क्रीन पे मैंने टेस्ट करवाए थे ना कुछ रीडिंग के, मुझे याद है। नो सर, मेरा जो टेन्योर था उसमें तो नहीं था, शायद पहले किसी में करवाया हो। शायद शायद शायद, चलें खैर। अच्छा, सर तो इसमें बिकॉज जो जी मेरा जी मेरा जो सर मेरा जितना भी उधर टाइम था उसमें सिर्फ हमारा नाइकन का ही हो सका था, कैम्ब्रिज का बिल्कुल भी डिस्कस नहीं हुआ था। ठीक है, कोई हाँ, बात नहीं। ये कहा गया था कि ऐसा है कि मिनी आइल्ट्स में से आ जाते हैं अक्सर रीडिंग का हाँ पैसेज। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, और ये बात मैंने कल भी कही थी मिनी आयल्स की प्रैक्टिस के लिए शायद। जी हाँ, ठीक है। तो मतलब अब देखें ना, पैराग्राफ हमें पता है, इसके अंदर से राइटर का ओपिनियन तो निकाला जा सकता है इजीली, सर क्या नहीं? चलें खैर, ये तो इट्स नॉट बिग इशू, ठीक है। तो अब आंसर बताएं। उसने कहा कि ये इंस्टिंक्ट है भाई हमारा। चाहे वो किसी भी फील्ड का बंदा हो, उसने कहा एस्ट्रोलॉजर हो, आर्टिस्ट हो, मरीन बायोलॉजिस्ट हो, हम सब में ये इंस्टिंक्ट है, फितरत है सर हमारी। सी। सी लग रहा है, सी है। सी ही है, बिल्कुल। यानी वो उस किस्म की बात जो कॉमन टू एवरीवन है, यस यानी सर। हम सब में ये नेचर है। ठीक हो गया, कोई बात नहीं, सही है, आंसर करेक्ट हो गया। नेक्स्ट देख लें। नेक्स्ट में लिखा है द राइटर रेफर्स टू ए डिस्क्रिप्शन ऑफ एग्डोन हीथ। ये कोई खास नाम है, प्रॉपर नाउन टू सजेस्ट दैट। हमने सीधा पहले जाके ये देखना है, बाकी ऑप्शंस को मत देखो, कि राइटर ने एग्डोन हीथ के बारे में बात क्यों की है। टू सजेस्ट दैट एक्स वाई जेड, क्या समझाने के लिए उसने ये बात मेंशन की है। डिस्क्रिप्शन ऑफ एग्डोन हीथ मेंशन ही क्यों हुआ है, पर्पस क्या है, क्या बताना चाह रहा है राइटर। तो एग्डोन हीथ ए प्रॉपर नाउन, तो इजीली मिल जाएगा। जहां पे हमें आंसर अभी मिला था वो ये पैराग्राफ था, यहां से आगे हम ढूंढेंगे एग्डोन हीथ, आपको फौरन ही मिल गया। तो बस इस सेंटेंस में देख लो कि एग्डोन हीथ क्यों मेंशन हुआ है। मैं तब तक एक बाइट ले लेता हूं। जी, तो क्या पर्पस है, वो क्यों मेंशन किया उसने।
सर मुझे तो ये डिजायर्स एंड फियर्स ऑफ हिज कैरेक्टर यही लग रहा है। So he यही is है, delving यही into है। matter. सॉरी, नहीं, वो तफसील वो टॉमस हार्डी के बारे में बता रहा है कि जो एक्डॉन हीथ है दैट इज ए फिक्शनल एरिया ऑफ अनकल्टिवेटेड लैंड, और वो ये इसलिए टू सजेस्ट द डिजायर्स एंड फियर्स ऑफ हिज कैरेक्टर्स, ये पर्पस था। ठीक है, तो डिजायर्स एंड फियर्स ये क्वेश्चन था। अब ये बहुत ही इजी हो गया। सी है ना? बिल्कुल, इमोशनल स्टेट्स, डिजायर एंड फियर, सी आंसर है। जिस तरह से आप लोग आंसर्स दे रहे हो, इसका मतलब है कि रीडिंग में इंशाल्लाह 7+ हो ही जाएंगे होपफुली। बस ये तरतीब समझना कि किस तरह से लॉजिक है। कोई भी टेक्स्ट रैंडम नहीं होता, ऐसे ऐसे ही कुछ भी फजूल बात नहीं होती। उसमें पैराग्राफ्स के अंदर कोई सीक्वेंस है, कोई क्वेश्चंस की कोई तरतीब है, एक लॉजिक होती है। तो उस हिसाब से देखेंगे तो कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो सी आंसर है। अब देखें अगला क्वेश्चन, इन द फोर्थ पैराग्राफ। अब तो बहुत इजी हो गया, सीधे हम जाएंगे फोर्थ पैराग्राफ में और देखेंगे कि राइटर ने गोल्डन एज, अ गोल्डन एज का जिक्र किस जुमरे में छेड़ा है, क्या बताना चाह रहा है फोर्थ पैराग्राफ में। और ये है थर्ड पैराग्राफ और ये है फोर्थ पैराग्राफ। अब इसमें देखें कहीं पे कोई गोल्डन एज की बात आई होगी और वहां पे राइटर ने क्या कहना क्या चाहा है। और इसका अभी देखें, राइटर का भी एक टोन होता है ना। अभी हमने पहले भी देखा कि उसने पहले एक ओपिनियन को मेंशन किया, फिर एक कंजंक्टिव एडवर्ब यूज किया और फिर अपना ओपिनियन दिया था। तो उसका स्टाइल हमें समझ आ चुका है कि ये राइटर का स्टाइल है। तो अभी जरा ट्राई करें, मैं तब तक बिरयानी के साथ थोड़ा सा इंसाफ कर लूं। जी, जाहिर है कि अभी इस पूरे पैराग्राफ में ये बात फैली हुई है, तो एक ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग बनानी पड़ेगी कि इस पैराग्राफ में राइटर का क्या मकसद है, या उन लाइंस के इर्द गिर्द वो क्या साबित करना चाह रहा है। हेलो, यस सर। तो उसने देखे गोल्डन एज का के बारे में कहा कि हम वी थिंक बैक टू ए गोल्डन एज, मतलब इंसान, हम सब लोग कहते हैं कि यार, वो कहते हैं ना गुड ओल्ड टाइम्स, क्या एक जबरदस्त जमाना था, क्या सुनहरी दौर था। एज इफ एक्सप्लोरेशन पीक्ड समहाउ इन द 19th सेंचुरी। एज इफ का मतलब है ऐसे बात कर रहे हैं जैसे कि ऐसा हो गया हो, ऐसे हम गोल्डन एज की बात कर रहे थे जैसे कि 19th सेंचुरी में एक्सप्लोरेशन जो है वो अपने उरूज पे थी। एज इफ द प्रोसेस ऑफ डिस्कवरी इज नाउ ऑन द डिक्लाइन। ऐसे हम गोल्डन एज की बात करें जैसे अब शायद डिस्कवरी जो है वो, एक्सप्लोरेशन जो है वो तनज़ुली की तरफ जा रहा है। though the truth is, though is actually although का अभी थोड़ी देर हमने पहले बात यस की सर।
ये इवन दो भी हो सकता है. द ट्रूथ इज दैट वी हैव नेम्ड ओनली 1.5 million ऑफ दिस प्लेनेट स्पीशीज एंड देयर मे बी मोर देन 10 million. हमने तो अभी 10-15% ही टोटल डिस्कवर किए हैं, और दैट्स नॉट इंक्लूडिंग बैक्टीरिया. यानी बैक्टीरिया तो अलग है, उसके तो और मिलियंस में जो है ना टाइप्स हैं. तो राइटर का ओपिनियन ये है कि गोल्डन एज के बारे में जो हम कह रहे हैं गोल्डन एज था, वो गलत था. यानी कि गोल्डन एज कोई नहीं था, अभी तो एक्सप्लोरेशन हुई ही नहीं है अच्छे से, ये कह रहा है राइटर. ये समझ तो यस आई सर. गई होगी अब तक, जाहिर है. जी जी आ गई. अच्छा, अब बस आपको आंसर मिल गया जी. सर सी. सी, क्या रीजन है, कुछ एक्सप्लेन करें. सर रीसेंट डेवलपमेंट, मतलब हमारा जो रिसेंटली हमारा जितना भी नॉलेज है वो मीगर एज कम्पेयर टू जितना होना चाहिए था. देखें, सी में लिखा है कि रिसेंट डेवलपमेंट्स हैव मेड एक्सप्लोरेशन लेस एक्साइटिंग. यानी कि जो अभी रिसेंटली कुछ काम हुए हैं उसने एक्सप्लोरेशन के काम को बोरिंग बना दिया है, उसके अंदर से एक्साइटमेंट को खत्म कर दिया. ऐसी कोई बात नहीं थी वहां पे. तो वो ये कह रहा था कि ये कहना ओके ओके कि सर. एक्सप्लोरेशन जो है वो ओके ओके. पिछले सदी में या 19th सेंचुरी में एक्सप्लोरेशन बहुत कमाल में थी, अभी कोई खास एक्सप्लोरेशन नहीं हो रही, ये कहना गलत है. उसका ये ख्याल था. तो सी नहीं है. चलें, अभी आप बताएं, मैं नहीं बताता. टेक योर टाइम. सर ए है क्या? नहीं नहीं नहीं, देखें, इस बात को तो उसने नेगेट किया था. उसने कहा था कि नहीं भाई, डिक्रीज नहीं हुई. अब ए और सी दोनों अगर नहीं है, अब आपके पास दो ऑप्शंस में से एक सिलेक्ट करना है. अब बताएं. सर डी होगा फिर. I don't think exploration. मोइज, आप क्या कहते हैं, बी या डी? सर दोनों का अमेरिकम है. इन दोनों का सर अमेलगम तो सी था. चलें, सर बताएं. ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਤੇ ਸਰ ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ. Good one, good one. So actually it is this. तो आई वंडर आप लोग इसमें पता नहीं क्यों कंफ्यूज हुए, ये काफी इजी था. सर था लेकिन पता नहीं क्या हो गया. सर आपकी नजर लगी, आपने क्या 7+ आ जाएंगे. हाँ, अभी मुझे थोड़ी देर पहले वाकई में मैं बड़ा सरप्राइज हो रहा था कि यार बच्चे मतलब जल्दी समझ रहे हैं. एक्चुअली आप दोनों को तो बच्चे कहना भी मुश्किल है, लेकिन मेरी आदत हो गई है. समटाइम्स मेरी क्लास में बैठे होते हैं स्टूडेंट्स ऑफ लाइक यू नो 30+ सर एज नॉर्मली. सर मैं और सर मैं हाँ हाँ वाकई में छोटा हूँ. हाँ, आप काफी छोटे हैं मुझसे, कि 10-15 साल के तो छोटे होंगे. नो नो, आई नो, आप यंग हो यार, आई एम जस्ट किडिंग. आप मुझसे छोटे होंगे, जरूर होंगे. जी जी सर. खैर, दैट डजंट मैटर यार, कोई बात नहीं. अच्छा, खैर, बहरहाल ये आंसर जो है वो
डी था, ठीक है कोई बात नहीं। अच्छा नेक्स्ट देखें, इन द 6th पैराग्राफ सर आंसर बताएं क्या था? डी था, डी बच्चे, क्योंकि उसने यही तो कहा था ना कि ये कहना गलत है कि अभी एक्सप्लोरेशन नहीं करनी चाहिए, कोई फायदा नहीं है, एक्सप्लोरेशन हो चुकी है और अभी एक्सप्लोरेशन डिक्लाइन पे है, सब कुछ तो डिस्कवर हो चुका है। तो अगर कल वाली क्लास में याद हो तो मैंने ये भी कहा था कि एग्जैक्ट आंसर्स मिलना भी हमेशा पॉसिबल नहीं होता, तो क्लोजेस्ट वन ही आंसर होता है, यही करीब तरीन था। ओके सर। In the 6th paragraph, when discussing the definition of exploration, the writer argues that 6th paragraph में एक्सप्लोरेशन की डेफिनेशंस को डिस्कस करते हुए राइटर क्या कहता है। अब 6th पैराग्राफ में जाते हैं, देखते हैं कि वो जब एक्सप्लोरेशन की डेफिनेशन के बारे में बात करता है तो क्या ख्याल है उसका। 6th पैराग्राफ काउंट करके जाना पड़ेगा, 1 2 3 4 5 6, ये है। तो पहले ही सेंटेंस के अंदर एक्चुअली आंसर मौजूद है, अगर इसको गौर किया जाए, नहीं तो 2 सेंटेंसेस बेशक पढ़ लें कोई बात नहीं। ये सर मतलब ज्यादा इसके होंगे, वो व्यूज होंगे, हमें राइटर का देखना पड़ेगा। एक्चुअली जैसे हमने पहले कहा था ना कि अक्सर बॉडी पैराग्राफ्स का जो पहला सेंटेंस है उसमें मेन आइडिया होता है, तो बहरहाल मेन आइडिया यही है कि हर डेफिनेशन थोड़ी सी डिफरेंट है एंड टेंड्स टू रिफ्लेक्ट द फील्ड ऑफ एंडेवर ऑफ ईच पायनियर, कि जिस बंदे से डेफिनेशन पूछो वो अपने ही फील्ड की तरफ उसको थोड़ा सा इंक्लाइन करने की कोशिश करेगा, क्योंकि उसकी जो डेफिनेशन है वो रिफ्लेक्ट करेगी कि उसके फील्ड में क्या एक्सप्लोरेशन की मीनिंग है, राइट। सो अब आगे जो भी बातें आ रही वो इसी की एक्सप्लेनेशन है। वो कह रहा है कि जिससे भी मैंने पूछा वो द प्रोमिनेंट हिस्टोरियन वुड से एक्सप्लोरेशन वाज अ थिंग ऑफ पास्ट। हिस्टोरियन है तो वो उसको कहेगा वो पास्ट में है, यानी पास्ट के बारे में डिस्कवर करना इसको उसके लिए एक्सप्लोरेशन है। एक कटिंग एज साइंटिस्ट यानी एक हार्ड लाइनर साइंटिस्ट जो है वो कहेगा कि भाई ये तो आज की प्रेजेंट की बात है एंड सो ऑन, यानी हर बंदा उसी तरह से बात करेगा। ये कहना चाह रहा है इसमें डेफिनेशन को डिस्कस करते हुए उसने ये कहा कि हर डिपार्टमेंट का बंदा डिफाइन करते हुए डेफिनेशंस को अपनी तरफ, अपने फील्ड की तरफ लेके जाएगा, उसको उसकी तरफ उसकी इंक्लिनेशन होगी अपनी फील्ड की तरफ। डेफिनेशन को डिस्क्राइब करते डिस्कस करते हुए उसने ये कहा है। अब आंसर मिल गया आपको, यहां पे देख लें, बहुत ही इजी है। सर ए, बिल्कुल एग्जैक्टली ए। ट्रू। सो इसका आंसर है और बहुत इजी था। आगे बढ़ते हैं 32। इन द लास्ट पैराग्राफ द राइटर एक्सप्लेन्स दैट ही इज इंटरेस्टेड इन। राइटर किस चीज में इंटरेस्टेड है, बस सीधा वहां जाते हैं, इधर उधर की बातें नहीं। आखिरी पैराग्राफ, ये आखिरी पैराग्राफ है, तो यहाँ पे देख के बताएं कि राइटर ने क्या बताया कि उसका क्या इंटरेस्ट है। और देख लें आप, टाइम ले लें, मैं तब तक जरा एक्सप्लोरेशन ऑफ आइडियाज। सॉरी दोबारा बोलें। सर ये बिल्कुल शुरू में लिखो, एक्सप्लोरेशन ऑफ आइडियाज इंटरेस्टेड है। और भी आगे भी बातें, क्योंकि कंक्लूजन और इंट्रोडक्शन पैराग्राफ में चीजें ज्यादा भी होती हैं। अगर आपको याद हो हमने पहले और आखिरी पैराग्राफ में बहुत सारी बातें आमतौर पे सम अप की होती हैं, यानी बॉडी पैराग्राफ्स की जितनी बातें होती हैं हर बॉडी पैराग्राफ में आमतौर पे एक ही फोकस होता है, और इन पहले और आखिरी पैराग्राफ में ज्यादा होती हैं। तो क्योंकि आखिरी पैराग्राफ है तो एहतियातन देख लीजिए और भी देख लीजिए। और ये जो मैं बार बार कह रहा हूँ ना कि हमने कहा था, हमने कहा था, हमने कहाँ कहा था,
राइटिंग मॉड्यूल में ये बातें हुई थी एक्चुअली, यस सर। इंट्रो और कंक्लूजन वाली बातें। So ये last में भी However, this is to be disregard role of the role of the human factor conveying remote places, and this is that interested me. How a fresh interpretation even of सो दो चीजें हैं इसके, एक ये कि ये कह रहा है कि मैं एक्सप्लोरेशन ऑफ आइडियाज में इंटरेस्टेड हूं, और दूसरा कह रहा है कि मुझे इस चीज में इंटरेस्ट है, आइडियाज में भी क्या, फ्रेश इंटरप्रिटेशन, yes यानी sir. एक चीज जो पहले से इंटरप्रेट हुई है उसी को दोबारा से इंटरप्रेट करना, दोबारा से एक्सप्लोर करना, इवन ऑफ ए वेल ट्रेवल्ड रूट। यहाँ पे असल में रस्तों की बात नहीं हो रही, जो रोड्स की बात, सड़कों की नहीं बात हो रही, वेल ट्रेवल्ड रूट का मतलब आइडियाज के रूट की बात हो रही है। कैन गिव इट्स रीडर्स न्यू इंसाइट्स, यानी कि न्यू इंसाइट्स का मतलब फ्रेश इंटरप्रिटेशन, वही बात कि दोबारा से उस चीज को देखना। तो जो चीज पहले भी बहुत सारे लोगों ने उसको देखा हो उसी को किसी नए जाविये से देखना, न्यू इंटरप्रिटेशन देना, फ्रेश इंटरप्रिटेशन देना, बस ये इसका आइडिया था। तो अब यहाँ पे आपने आंसर बताना है। Sir, आंसर शो नहीं हो रहे। तहसीना, आपको आंसर शो हो रहे हैं? Yes sir, sure है। सर अब हुआ मुझे। You are a bit behind the time. कोई बात नहीं, इंटरनेट इश्यूज होते हैं ये, कोई बात नहीं। Sir ये Sir, the B human ability to cast a new light on places that may be familiar. हाँ जी तहसीना, आपका भी यही आंसर है? yes sir, B मैंने कहा था। बस ठीक है। सो बस आपको बहुत सारे क्वेश्चंस के थ्रू आइडिया डेवलप होता जा रहा है। बस ये समझें कि हम क्या कर रहे हैं, जहां जहां जो रेगुलर क्वेश्चन टाइप्स आ रहे हैं वहां पे हम कीवर्ड्स को लेके, प्रॉपर नाउन्स को लेके, जैसे ये एक डॉन हीथ था, कुछ जगहों पे किसी कंट्री सिटी का नाम, कहीं पे कोई नंबर था 43%, ये वो, जहाँ पे प्रॉपर नाउन्स हों, डिजिट्स हों, उनको लेके जा रहे हैं, और सीक्वेंस काफ़ी हद तक फॉलो हो रहा है, कहीं पे पैराग्राफ्स का बताया जा रहा है, कहीं पे नहीं बताया जा रहा, तो हम उस तरह से जा रहे हैं। सिर्फ सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम तब आती है जब क्वेश्चंस रैंडम हों, बस वो क्वेश्चंस होते हैं हर टेस्ट में, कोई टेस्ट उनके बगैर होता ही नहीं है, तो बस उनको हम हर सेक्शन में आखिर में अटेम्प्ट करेंगे, और उनमें से कोई क्वेश्चन टाइम टेकिंग हो तो उसको ड्रॉप करके आगे बढ़ेंगे, उसको आखिर में अटेम्प्ट करने की कोशिश करेंगे टेस्ट के आखिर में। टाइम वेस्ट नहीं करना, मतलब ये है कि अगर 2 मिनट गुजर चुके हैं और आपने किसी एक क्वेश्चन को आंसर नहीं किया, तो इसका मतलब है कि यू आर वेस्टिंग योर टाइम। तो उस क्वेश्चन पे स्ट्रगल मत करना, कोशिश करना कि विद इन 1 मिनट आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाए, क्योंकि टोटल टाइम आपके पास होता है 1 आवर का, और जाहिर है कि उसमें फिर सांस भी लेनी है, इधर उधर भी देखना है, और यू नो, तो एक क्वेश्चन के लिए एवरेज अपने आप को 1 मिनट दें। तो कोई क्वेश्चन ऐसा भी होता है जो 30 सेकंड्स में हो जाता है, तो फिर वो किसी और जगह कंपनसेट हो जाएगा उस तरह से। बहरहाल फिलहाल के लिए इतना ही, कल इंशाल्लाह फिर आखिरी क्वेश्चंस को भी देखेंगे और फिर अगले किसी टेस्ट की तरफ बढ़ेंगे। मीनवाइल आप कैम्ब्रिज 14 और कैम्ब्रिज 12 को
प्रैक्टिस करें, एक दिन में एक टेस्ट से ज़्यादा नहीं, ज़्यादा टाइम हो तो मिनी आइल्स की रीडिंग और लिसनिंग के टेस्ट करें। फिर इंशाल्लाह मिलते हैं अगली किसी क्लास में, इंशाल्लाह कल होपफुली। आज के लिए इतना ही, एंड थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।